जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 8वां वेतन आयोग छठे वेतन आयोग जैसा होगा और इसमें कंपैरिजन दिया गया है कि आखिर क्या होगा फायदा और लगभग 30 से 32 महीने का मिलेगा एरियर। और कहा गया है कि सबसे ज्यादा चर्चा है इस फिटमेंट फैक्टर की, और यदि ये फिटमेंट फैक्टर बनता है और मैक्सिमम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं तो आपको क्या फायदा होगा, जरूर मैं आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों, सेना के अंदर बड़ा बदलाव, यानी सेना के अंदर वो बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होंगे। 1 अप्रैल से यह बदलाव लागू हो गया। और साथ ही मैं बात करूंगा ताबूत से लिपट कर आया एक सैनिक, यानी पत्नी देखकर हो गई बेहोश। 10 महीने का एक छोटा सा बच्चा था, उसको पता नहीं कि पिता ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। साथ ही माननीय रक्षा मंत्री जी ने की है बैठक, और जो चल रहे हैं युद्ध, उनसे जो हालात पैदा होगी उनके ऊपर कैसे प्रतिक्रिया देना है और उनसे कैसे निपटना है। तो आइए दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर छठे वेतन आयोग से क्यों इसकी तुलना की जा रही। जैसा कि आप खबर देख सकते हो, 30 महीने का एरियर पक्का, छठे वेतन आयोग जैसा पैटर्न, देरी के पीछे छिपा है बड़ा फायदा। यदि आपके साथ देरी हो रही है 8वें वेतन आयोग में तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसा इन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर चिंता है, उतना ही बड़ा मौका भी है कि यह इतिहास दोहराया जाएगा कि छठा वेतन सबसे अच्छा था, देरी हुई थी लेकिन फायदा भी दुरुस्त आया था और एरियर भी मिला था। जैसे उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 8वें वेतन आयोग में देरी के संकेत यानी 2028 तक लागू होगा। छठे वेतन आयोग जैसा पैटर्न, देरी के बाद मिलेगा बड़ा एरियर। इस बार भी लगभग 30 से 32 महीने का आपको एरियर मिलने की पूरी संभावना है। जैसा कि छठा वेतन आयोग में उन्होंने कहा है कब शुरू हुआ था, कितनी देरी हुई थी, और उन्होंने एक कैलकुलेशन बताया कि यह होगा फिटमेंट फैक्टर और 20% की होगी बढ़ोतरी, और पे लेवल 1 जो आपका है उसमें कितना आएगा डिफरेंस, तो डिफरेंस से आपको 32 महीने का कितना मिलेगा एरियर। तो आइए दोस्तों, इसको बारी से समझते हैं बोर्ड के ऊपर। ये दोस्तों बोर्ड पर समझते हैं आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि ये छठवें वेतन आयोग जैसा पैटर्न होगा और उसी प्रकार का फायदा मिलेगा। तो आइए बोर्ड पर समझते हैं। जैसा उन्होंने कहा है कि 8th पे कमीशन देरी के संकेत यानी 2028 तक उन्होंने कहा यह चलेगा। 6th पे कमीशन आयोग जैसा सेम पैटर्न है, 30 महीने का, लगभग 30 से 32 महीने का एरियर की बात की है। क्यों? छठे वेतन आयोग को देखते हैं कि 1 जनवरी 2006 से लागू था, गठन हुआ था जुलाई 2006 में, आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी मार्च 2008 में, मंजूरी मिलती है सितंबर 2008 में, देरी यानी टोटल समय लगता है लगभग 2.5 साल, और नतीजा निकलता है 32 महीने का एरियर। ये छठे वेतन आयोग का था। अब 8वें वेतन आयोग में क्यों कह रहे हैं प्रक्रिया थोड़ी धीमी है, रिपोर्ट में अब समय लगेगा, यानी 18 महीने जो आप वेतन आयोग लेगा, लागू होने में भी थोड़ा देरी होगी। चर्चा साफ है कि 2028 तक लागू होगा, 1 आध महीने और ऊपर बढ़ सकते हैं। देरी का मतलब 30 से 32 महीना लगेगा, एरियर आपको 32 महीने का लगेगा। अब उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा चर्चा किस फिटमेंट फैक्टर की है, वो है 1.92, और 1.92 का मतलब है 20% का ग्रोथ, 20% का ग्रोथ। अब 20% का ग्रोथ का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल पे लेवल 1 की 18,000 है और 1.92 से उसकी 34,560 हो जाएगी। अब 34,560 कहां से बढ़ रही है? 28,800 से बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 5,760 बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है कि 18,000 का 60% डीए 10,800 मर्ज हो जाएगा, तो 28,800 बनती है 1 जनवरी 2026 को, और ये 1 जनवरी 2026 से 34,560 1.92 के फिटमेंट फैक्टर से होती है, जिसकी टोटल उछाल 20% कहा जाएगा, और सीधा 5,760 की बढ़ोतरी होती है 20% पर मंथ के हिसाब से। यदि एरियर 5,760 इंटू 32 करते हैं तो 1,84,320 पहुंचता है पे लेवल 1 का, यानी ये उन्होंने एक कैलकुलेशन दी है। अब सरकार के लिए क्या है जरा चुनौती, यानी सरकार पहले डाटा कलेक्शन कर रही है, फिर इसके बाद मीटिंग करेगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद रिकमेंडेशन देगी, और फिर आर्थिक जो बर्डन आएगा सरकार के पास उसका आकलन किया जाएगा और उसके बाद ये लागू होगा। इस तरीके का उन्होंने कहा है।
अब बहुत सारे सवाल इसमें उन्होंने दिए। देरी के पीछे असली वजह सिर्फ देरी नहीं बल्कि प्रक्रिया है कि आर्थिक दबाव है, लाखों करोड़ों का खर्च होगा, बड़े फैसले अक्सर सही समय पर लागू होते हैं और इसमें फिटमेंट फैक्टर बदलेगा जो कि 1.92 की है, नया वेतनमान बनेगा, पे लेवल मर्जिंग का भी उन्होंने कहा उम्मीद है और आपको लगभग 32 महीने का एरियर मिलेगा और जो 1 जनवरी 2026 से ही लागू है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये छठे वेतन जो पैटर्न है लगभग उस हिसाब से चल रहा है। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर की बात कितनी भी मांगी जाए, कुछ भी प्रक्रिया हो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है कि सबसे ज्यादा चर्चा है तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर की, जैसा कि आप ये देख सकते हो साफ साफ शब्दों में उन्होंने इस बात को लिख दिया है। तो आप इसके ऊपर करें कमेंट। धन्यवाद। जैसा दोस्तों आपने देखा, आप बढ़ते हैं अगली एक और खबर की तरफ। जैसा हमने कहा भारतीय सेना में बड़ा बदलाव। हाँ जी दोस्तों, यानी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बने उप सेना प्रमुख, सदर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड को मिले नए चीफ। मैं क्यों कह रहा हूं, इस खबर ने इस बात की लगभग पुष्टि की है कि अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। यह बदलाव सेना को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। जैसा कहा जा रहा है भारतीय सेना में 1 अप्रैल को कई बड़े फेरबदल हुए। इन बदलाव के तहत सेना के कई महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों को नियुक्त हुई। इस फेरबदल में सबसे अहम बदलाव रहा लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ साहब जो नए वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने गए। इसके साथ ही सदर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड को भी नए कमांडर मिले। यह बदलाव सेना की ऑपरेशनल तैयारी और लीडरशिप सिस्टम के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इंडियन आर्मी रीसफल वाइस चीफ बने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के बारे में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पदभार संभाल लिया। इससे पहले सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं। 1986 में आर्मर्ड कोर में कमीशन हुए। करीब 4 दशक के लंबे कैरियर में उन्होंने अलग अलग तरह के ऑपरेशनल क्षेत्रों में काम किया। रेगिस्तान इलाके में आर्मर्ड रेजिमेंट की कमान संभाली, इसके बाद आर्मर्ड ब्रिगेड की कमान संभाली, जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स की कमान संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्हें सुदर्शन चक्र की कोर संभाली। दिल्ली एरिया के जनरल अफसर कमांडिंग के रूप में काम किया। उन्हें 2 बड़े ऑपरेशन की कमांड संभालने का अनुभव है। साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड दोनों के कमांडर रह चुके। वे उन चुनिंदा अधिकारियों में से शामिल हैं जिन्होंने 2 अलग अलग कमांड संभालने का मौका मिला है। माना जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी जी के 30 जून को रिटायर्ड होने के बाद अगले आर्मी चीफ का पदभार संभालेंगे। यानी हो सकता है कि 1 जुलाई 2026 को इनके हाथ में सेना की बागडोर होगी और जैसा इस कयास लगाया रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ के पास लंबा रणनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है। यानी जैसा कि उनके अनुभव के बारे में बात की गई और नए सारी चीज साहब के बारे में लिखा गया है। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने संभाली सदर्न कमांड की कमांड और ईस्टर्न कमांड की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल BMB कृष्णन को मिली है और वेस्टर्न कमांड की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल को मिली है। और कहां आर्मी कमांडर्स का बदला हुआ है सीधा सीधा लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस रहा है धीरज सेठ साहब का जो चीफ ऑफ वाइस बनाए गए हैं और कहा जा रहा है कि 1 जुलाई को वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार ग्रहण कर सकते हैं, जैसा कि खबर में कहा गया है। तो धन्यवाद दोस्तों। साथ ही मैं बात करूंगा आपके सामने कि नई दिल्ली में इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर IGOM की दूसरी मीटिंग की अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी ने की। हालात पर 24 घंटे नजर रखने की अहमियत, किसी भी हालात से निपटने के लिए सोच समझकर जवाब देने की जरूरत पर जोर दिया है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। हमने चल रहे इस झगड़े की वजह से होने वाले नुकसान और बुरे असर को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती हो, किस तरह प्रभावी तरीके से जो हालात बदल रहे हैं उसको ऊपर हम कैसे उसको सही कर सकते हैं। इसलिए जितने उनके मिनिस्टर्स हैं बड़े बड़े, चाहे वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हों, चाहे वो LPG के हों, चाहे और एविएशन के मिनिस्टर हैं, तमाम मिनिस्टरों से उन्होंने इस बात को चर्चा की। अब मैं बात करूंगा कि शहादत होती क्या है और शहादत का दर्द सबसे ज्यादा किसको होता है। यानी सेना लगातार अपना काम करती है, लेकिन इस तरीके के इंसिडेंट, इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं और जहां पर लगातार जवानों की शहादत होती है। इसीलिए मैं आपके सामने एक रख रहा हूं कि विकास कुमार यानी लेफ्टिनेंट नायक विकास कुमार का 5वें दिन
पार्थिव शरीर उनके गांव पिथौरागढ़ गढ़कोट में पहुंचा। लेफ्टिनेंट विकास कुमार का जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचा, गांव गमहीन हो गया। पत्नी का बुरा हाल था, मां लिपट कर रो रही थी। पिता, मतलब आप देख सकते हो किस तरह की स्थिति पैदा होती है। यानी 1 तारीख को छुट्टी आना था 1 जून को, क्योंकि एक बच्चा पैदा हुआ था, यानी उनकी उम्र भी लगभग 27-28 साल है, और वहां पर अपने बच्चे के बर्थडे पर आना था, यानी बच्चा 1 साल का हो जाता। दुधमुहा बच्चे को पता नहीं कि उनके पिता देश के लिए कुर्बान हो गए। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। आप देख सकते हो ताबूत से लिपटी है पत्नी, छोड़ नहीं रही है कि आखिर क्या करें। छोटे भाई ने कहा, हमने बड़े भाई के बलिदान पर गर्व। पुत्र के जन्मदिन पर आना था घर, तिरंगे से लिपट कर आया विकास। यानी 2023 में प्रीति से शादी हुई। 4 जून 2025 को पुत्र हुआ, जिसका नाम दंपति के नाम से जोड़ते हुए प्रतीक को रखा। वो अभी 10 माह का। दूध मुहे नादान बालक को नहीं पता कि पिता के बलिदान हो क्या होता है। विकास आखिरी बार दिसंबर में छुट्टी आया था, बेटे के जन्मदिन पर आना था। पत्नी से बात की थी कि मैं आऊँगा। 5 दिनों तक एक पल पल गुजारना पड़ा भारी। यानी 29 मार्च को सिक्किम में, और वहाँ पर आप समझ सकते हो वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। उस सिक्किम से उनकी डेड बॉडी आने के लिए 5 दिन का समय लगा। तो ये होता है हमारे सैनिक के परिवारों का दर्द।